नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। क्लास 10th प्रिय विद्यार्थियों, आज से आपका नया टॉपिक प्रारंभ हो गया है। तीसरा टॉपिक है ये आपका। और भी विद्यार्थी जो नए जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, 4 तारीख से आपका जो सेशन प्रारंभ हुआ था उसमें टॉपिक 4 नंबर का आपका नरेशन कंप्लीट हो चुका है। जो विद्यार्थी आज से देख रहे हैं, नए विद्यार्थी हैं, अन्य विद्यालय के हैं और कई बाहर से बच्चे भी हैं, तो वो आप इस 4 तारीख से नरेशन वाले पार्ट को देख सकते हैं। और अगले 10 तारीख से आपका वॉइस, पैसिव वॉइस, हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये टॉपिक आपका चला था। कल आपको समझाया था वॉइस के बारे में, और वॉइस का अंतिम जो क्या कहते हैं कुछ रूल्स थे वो समझाए थे कि किस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, किस प्रकार से हम इनफाइनाइट वर्ब वाले सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, किस प्रकार से यहां आपके इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज होते हैं, किस प्रकार से आपको इज टू, आर टू, एम टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इज, आर, एम, वाज, वर, गोइंग टू, ये सेंटेंस चेंज होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी रूल्स मैं आपको बता चुका हूं। वॉइस में आपको, नरेशन में आपको कोई भी रूल्स नहीं छोड़ा है, यानी कि आपको एग्जाम में बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। सारे रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं और आपको बता भी दिए हैं। यह बात करते हैं तीसरे टॉपिक। तीसरा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि क्रिया का सही रूप। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है, आई और ब्लैंक दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है इंग्लिश, और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है टीच। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कृपया। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? टीच। टीच मन होता है पढ़ाना। अब इसमें हम कौन सी वर्ब भरेंगे? यह है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको। या तो आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां यानी कि सेंटेंस वाक्य के अंत में दी हुई आएगी, या ये आपको ब्लैंक के पीछे, जस्ट पीछे दी हुई आएगी, रिक्त स्थान जहां आता है उसके पीछे दी हुई आएगी। यहां बात की जा रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि इसमें भरते हैं, आई टीच इंग्लिश, बिल्कुल सही सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें लगाते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेजेंट परफेक्ट इसमें भरते हैं, आई हैव टॉट इंग्लिश, ये भी सही है। सेकंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, आई टॉट इंग्लिश, ये भी सही है। वॉज वर लगाते हैं, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, ये भी सही है। और इसमें यदि हम हैड लगाते हैं, आई हैड टॉट इंग्लिश, ये भी सही है। आई कैन टीच इंग्लिश, ये भी सही है। आई शैल टीच इंग्लिश, ये भी सही है। These all sentences are correct grammatically. ये सभी वाक्य व्याकरणीय रूप से बिल्कुल सही हैं। फिर किस प्रकार से यहां करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी भरी जाएगी, किस प्रकार से यहां हम वर्ब का सही फॉर्म भरते हैं। यहां बात की जा रही है कि देयर आर सो मेनी एडवर्ब ऑफ टाइम, we study or we will study these adverb of time here in this session। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, समय को व्यक्त करने वाली क्रिया विशेषण। मैंने आपको एडवर्ब के बारे में कल बता दिया था। विशेषकर 3 प्रकार की एडवर्ब आपकी होती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। बट माय डियर्स, यहां जो हम जिक्र करेंगे और यहां हम जो स्टडी करेंगे
वो स्टडी किसका करेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम का। किसका? एडवर्ब ऑफ टाइम। समय को व्यक्त करने वाले क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण जो समय को व्यक्त करते हैं, और वो समय को व्यक्त करने वाले क्रिया विशेषण किसी विशिष्ट टेंस में ही आते हैं। जैसे टुमारो, टुमारो आने वाला कल, ये आपका एक एडवर्ब है जो फ्यूचर टेंस में ही आ सकता है, कभी ये पास्ट टेंस में नहीं आता। इसलिए यदि आपको इस वाक्य में टुमारो आ जाता है तो हम पास्ट टेंस की वर्ब भर ही नहीं सकते, प्रेजेंट टेंस की वर्ब भर ही नहीं सकते, हम किसकी वर्ब भरेंगे? फ्यूचर टेंस की। मान के चलिए एक शब्द है नाउ, अब, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, नाउ ए डेज, ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये यदि आते हैं तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस को एक्सप्रेस कर रही हैं। तो हम ब्लैंक में, रिक्त स्थान में केवल और केवल क्या भरेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। वी विल फिल इन द ब्लैंक्स the helping verbs and main verbs that we use in present continuous tense. So my dears, here we will study, there are so many rules of the correct form of the verb. बहुत सारे नियम हैं। प्रिय विद्यार्थियों, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एक और रूल है, वो है कंडीशनल सेंटेंस। हम उसका भी अध्ययन करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें शर्त दी हुई होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? नंबर 1 आपका होता है ओपन कंडीशन, खुली शर्त। नंबर 2 आपका होता है अनलाइकली और इमेजिनरी कंडीशन, यानी कि काल्पनिक शर्त। और तीसरा होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन, अपूर्ण शर्त। यानी कि ये वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई शर्त दी हुई होती है, और उसी शर्त के अनुसार, उसी कंडीशन के अनुसार, हियर वी फिल इन द ब्लैंक, उसी के अनुसार हम यहां रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, रिक्त स्थान को भरते हैं। अब बात आती है ओपन कंडीशन जो होता है, खुली शर्त उसमें होती है कि यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, जनरल वे का सेंटेंस है, सभी आपने पढ़ा होगा कई बार, सभी जगह ये उदाहरण विशेष कर दिया जाता है क्योंकि विद्यार्थी सामने होते हैं। विद्यार्थियों को बताने के लिए इससे ज्यादा अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? इफ यू डू नॉट वाटर द क्रॉप इट विल ड्राई, यदि आप फसल में पानी नहीं देते हो तो ये सूख जाएगी। ये दूसरा उदाहरण। ध्यान दीजिए, एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जबकि दूसरे क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं हमें टेंस यानी वर्ब भरनी है इसमें, और कंडीशनल सेंटेंसेज में भी क्या भरनी होती है? वर्ब भरनी होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां बात की जा रही है कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें आपका 2 उदाहरण। तीसरा उदाहरण है इफ यू ब्रेक द मिरर मदर विल पनिश यू, यदि आप शीशे को तोड़ते हो मां तुमको सजा देगी, पीटेगी। ये ओपन कंडीशन हो गया। दूसरी बात आती है आपकी अनलाइकली और इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें कोई ना कोई आपको कल्पना करनी होती है। एक दिन और उदाहरण बताया था मैंने आपको, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, काश में पक्षी होता मैं आकाश में उड़ जाता। एक होता है तीसरा अनफुलफिल्ड कंडीशन, अपूर्ण शर्त, जिसमें शर्त कभी पूरी नहीं होती। इफ यू हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, यदि आप यहां आते, इफ यू हैड कम हियर आई वुड हैव हेल्प्ड यू,
यदि आप यहां आते तो मैं आपकी सहायता कर देता, यानी कि आप आए ही नहीं हो, यानी कि काम तो हो चुका है, अनफुलफिल्ड, यानी कि वो अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे में कल्पना है, पूरी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी कल्पना होगी जिसमें पूरे होने के चांस बहुत कम होते हैं, न्यून होते हैं। जैसे काश में पक्षी होता, आकाश में उड़ता, पक्षी तो बन नहीं सकता, लेकिन कल्पना है, कहीं बन जाए तो। अपूर्ण शर्त तो नहीं है, कल्पना है। और ओपन कंडीशन जो होता है उसमें क्या होता है, खुली शर्त होती है। तो आपको यहां लिखना है, क्या कहते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखिए सभी, वी fill in the blanks with correct form of the verb with the help of the following rules। निम्नलिखित नियमों की सहायता से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्या करते हैं, भरते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यहां, निम्न रूल्स की सहायता से, निम्न रूल्स की सहायता से रिक्त स्थान में क्रिया का सही रूप भरते हैं। क्रिया का सही रूप का मतलब प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको यहां बता देता हूं, टेंस का मतलब होता है सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। प्रिय विद्यार्थियों सभी टेंसेज में सहायक क्रिया कौन कौन सी आती है, मुख्य क्रिया कौन सी आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज, एम बी फर्स्ट या एम बी फर्स्ट, एस या ई एस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम फर्स्ट आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में भरते हैं हैज हैव एम बी थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन फर्स्ट आईएनजी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म और डिड फर्स्ट भरते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में वॉज वर फर्स्ट आईएनजी भरते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप भरोगे हैड प्लस एम बी थर्ड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भरते हैं विल शैल प्लस एम बी फर्स्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस में भरते हैं विल बी, शैल बी प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में भरते हैं विल हैव, शैल हैव प्लस एम बी थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भरते हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन फर्स्ट आईएनजी। इसके अलावा और बहुत सारे नियम हैं जिनमें हम अलग वर्ब भरते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं देखो बरसात हो रही है, सुनो कोई चिल्ला रहा है, ये कौन सी वर्ब भरेगी इसमें, फर्स्ट आईएनजी। कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करेंगे इसमें भी। प्रिय विद्यार्थियों यहां आपको लिखना है रूल नंबर 1। देखिए यहां आपको क्या आता है, कुछ एडवर्ब आती हैं, माने एक सेंटेंस आपको आएगा और उस सेंटेंस के बीच में नहीं तो अंत में नहीं तो फर्स्ट में कहीं भी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ आएगा, जो मैं आपको यहां लिखाऊंगा। समय को व्यक्त करने वाला क्रिया विशेषण आपको आएगा
और कौन सा क्रिया विशेषण आने पर हम कौन सी वर्ब भरते हैं, ये आपको यहां सीखना है। मैं आपको यह बताऊंगा कि यदि किसी वाक्य में फला 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 एडवर्ब आती है, फला फला शब्द आता है, तो उसमें हम ये क्रिया भरते हैं, ये सहायक क्रिया या ये मुख्य क्रिया भरते हैं। दूसरी बात करते हैं, यहां एडवर्ब के अलावा आपको वाक्य के अंत में या रिक्त स्थान के पीछे ब्रैकेट में, कोष्टक में एमबी फर्स्ट मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई आएगी प्रत्येक सेंटेंस में। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के प्रत्येक सेंटेंस में आपको क्या आएगी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अब ये आपको समझना है, हमारे नियमों की सहायता से समझना है हमें कि उस रिक्त स्थान में हम केवल एमबी फर्स्ट को ही भरें, या फर्स्ट के साथ एस या ईएस लगाएं, या इजारेम फर्स्ट आईएनजी भरें, या वॉजवर फर्स्ट आईएनजी भरें, या हेड प्लस एमबी थर्ड भरें, या हैजम थर्ड भरें, या बिल सेल फर्स्ट भरें। जो भी आपको यहां भरना है वो आपको कौन बताएगा, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, समय को व्यक्त करने वाला जो क्रिया विशेषण है वो आपको यहां बताएगा कि इसमें क्या भरना है। ओके डियर्स, तो यहां आपके नियम प्रारंभ करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के, और साथ साथ ही आपको उसके उदाहरण भी लेके चलते हैं। चलिए, रूल नंबर फर्स्ट, यदि किसी वाक्य में समय से पहले, ध्यान रखना, एक मिनट, इसमें एक चीज और डाल देता हूं मैं, फ्यूचर टाइम, यानी भविष्य के समय से पहले, फ्यूचर टाइम से पहले बाय प्रपोजिशन आता है तो रिक्त स्थान में shall have या will have प्लस एमबी थर्ड भरते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, या इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, इफ देयर इज by preposition before future time, then we fill shall have or will have plus MB third in the blanks। प्रिय विद्यार्थियों, ब्लैंक्स इसलिए लिखा है कि कभी कभी दो रिक्त स्थान आ जाती हैं, बीच में नॉट लगा हुआ आ जाता है, एक सेंटेंस ये आते हैं, मान के चलिए कई बच्चों को लगता है सर ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स क्यों लिखा है, एक ही खाली जगह आएगी, एक रिक्त स्थान आएगा तो हम एक ही सेंटेंस लिख देंगे बिल सेल एमबी थर्ड। फिर आपने ब्लैंक्स क्यों लिखा है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थी एक ये आ गई खाली जगह रिक्त स्थान,
कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस नेगेटिव आ गया और बीच में नॉट आ जाता है, दो रिक्त स्थान हो गए, एक ये और एक ये, इसलिए ब्लैंक्स लिखा है। और यदि आपको मान के चलिए नॉट नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट आता है तो पहले रिक्त क्या भरते हैं, रिक्त स्थान पहली में सहायक क्रिया, दूसरी मुख्य क्रिया भरते हैं। यह है बस थोड़ा सा अंतर। चलिए यहां से आगे चलते हैं। देखिए, यदि आपको बाय प्रपोजिशन हो फ्यूचर टाइम से पहले, तो आप शैल हैव या विल हैव प्लस एमवी थर्ड भरोगे, किसमें, रिक्त स्थान में या रिक्त स्थानों में, ब्लैंक्स ऑब्लिक ब्लैंक दोनों ही लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं आगे, उदाहरण लेते हैं, लेकिन इससे पहले समझिए समय कैसा होना चाहिए। मैं एक बात और बताऊंगा बीच में, यहां फ्यूचर भविष्य को प्रकट करने वाला समय, जैसे कि टुमारो, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट डे, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 2025, बाय 2021, ऐसे इस तरीके से आएगा। तो हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान में शैल हैव, और शैल हैव नहीं तो क्या भरेंगे, विल हैव, और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म भरेंगे, थर्ड फॉर्म। शैल हैव विल हैव तो ध्यान रखनी है, और मुख्य क्रिया आपको कहां दी हुई आएगी, सेंटेंस के वाक्य के अंत में केवल क्या दी जाएगी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन से कर्ता के साथ में कौन सी सहायक क्रिया लगाते हैं। यदि आपको यहां कर्ता आता है आई या वी, तो हम क्या लगाएंगे, शैल हैव, और शेष कर्ता आते हैं तो क्या लगाएंगे, विल हैव। ध्यान रखना, फ्यूचर टेंस में आपके दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है कर्ता वाला आई और वी, बाकी शेष पूरे कर्ता एक ग्रुप में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका ग्रुप ऐसे बढ़ता है, ही सी इट एक वचन संज्ञा एक ग्रुप, आई वी यू दे और बहुवचन संज्ञा दूसरा ग्रुप। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तीन ग्रुप हो जाते हैं, ही सी इट वह एक वचन संज्ञा एक ग्रुप जिसमें इज लगाते हैं, और यू बी दे बहुवचन संज्ञा दूसरा ग्रुप जिसमें आर लगाते हैं, और तीसरा ग्रुप क्या हो गया, आई वाला, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सारे कर्ता एक ग्रुप में आ जाते हैं, सबके साथ डेट लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेड, सबके साथ हेड लगाते हैं, एक ग्रुप बन जाता है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई जो है ना, जो क्या कहते हैं बहुवचन वाले ग्रुप में चला जाता है कभी कभी, तो वो एक वचन वाले ग्रुप में आ जाता है। यानी जैसे ही सी के साथ वॉज लगाते हैं, उसी प्रकार से भी अप्लाई वॉज हेल्पिंग वर्ब विद द सब्जेक्ट आई। यू हैव टू माइंड इट, आई इज द सिंगुलर प्रोनाउन। आई एक वचन सर्वनाम है, ध्यान रखना है। अब हम यहां उदाहरण लेते हैं, आप सभी को उदाहरण लिखना है। आई रिक्त स्थान ब्रैकेट में लिखिए फिनिश, फिनिश नहीं लिखते हो तो कंप्लीट कुछ भी लिख लो, एक बार लिख लीजिए आप। दिस टॉपिक बाय आज आपका बाय संडे, ये लीजिए। मैं रविवार तक इस टॉपिक को समाप्त कर चुकूंगा। अब ये इसलिए मैंने ये बोला है कि आज जो बार है, आने वाला जो रविवार, उसके लिए बोला है। ये ध्यान रखना, क्या लिखोगे, आई शैल हैव फिनिश्ड, ये हो गया।
he blank earn ₹20,000 by the end of this month। ये सेंटेंस है आपका। प्रिय विद्यार्थियों, अब आप यहां देखिए कौन सा शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, बाय। किससे पहले आया है, समय से पहले। कौन सा समय है, इस महीने का अंत, इस महीने का अंत ये समय है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि बाय समय से पहले नहीं किसी और शब्द से पहले आता है तो वहां ये नियम काम नहीं करेगा। ये नियम केवल और केवल कब काम करेगा, जब ये बाय किससे पहले हो, समय से पहले। ओके डियर्स, तो यहां बात करते हैं आगे। ही रिक्त स्थान क्या भर दोगे जब समय से पहले बाय आ गया, तो ही विल हैव, और अर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, अर्न। ₹20,000 बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वह इस महीने के अंत तक ₹20,000 कमा चुकेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए यहां ही के साथ में विल हैव और आई के साथ क्या लगाया था, शैल है। अब आपको लगता है कि सर इसमें हम और कोई वर्ब भर दें, तो ध्यान दीजिए बाय प्रपोजिशन जो समय से पहले आया है वो हमें और कोई वर्ब भरने से रोक रहा है। हम यहां सेकंड फॉर्म अर्न नहीं भर सकते, हम यहां इज अर्निंग नहीं भर सकते। ही इज अर्निंग ₹20,000 बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वह इस महीने के अंत तक ₹20,000 कमा रहा था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कमा चुका होगा। इस महीने का अंत आएगा ना, उस समय तक। यहां बाय का अर्थ क्या होगा, तक। बायमन के द्वारा होता है, बायमन में भी होता है, बाय मींस तक भी होता है, बायमन से होकर भी होता है। आई केम हेयर, मैं यहां आया, या आई केम इनटू द रूम बाय दिस गेट, और थ्रू दिस गेट, इस दरवाजे से होकर आया। इस प्रकार से ये ध्यान रखना। I can see by my glasses or through my glasses, my spectacles, मैं चश्मों से होकर देख सकता हूं। By the window, through the window, खिड़की से होकर देख सकता हूं। तो ये by का प्रयोग हम कई स्थितियों में करते हैं। ये आपके प्रपोजिशन है, आपने पढ़े होंगे कभी। प्रपोजिशन by, समय बताने के लिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना समय है, इस प्रकार से। तोल या माप इकाई से पहले, भुगतान विधि से पहले, बाय कैश, बाय चेक, बाय लीटर, बाय किलोग्राम। पैसिव वॉइस में कर्म से पहले आपने पढ़ा है, सीखा है। द रामायण वाज कंपोज्ड बाय वाल्मीकि, द फर्स्ट पोएट ऑफ संस्कृत। ऐसे तो देयर आर सो मेनी रूल्स ऑफ बाय प्रपोजिशन। हियर द प्रपोजिशन बाय हैज हिंदी ट्रांसलेशन तक। आगे चलते हैं, रूल नंबर 2। दूसरा नियम आता है यहां, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में, अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी वाक्य ही है, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में टुमारो या नेक्स्ट या कोई फ्यूचर
व्यक्त करने वाला शब्द आता है तो उसमें shall, will प्लस एमबी फर्स्ट लगाते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस आपके हैं जिसमें शैल या विल प्लस एमबी फर्स्ट लगाएंगे। शैल विल किस में आती है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। या हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इफ देयर इज टुमारो और नेक्स्ट और एनी अदर future expressing word, then we write shall, will plus MB first। यानी ध्यान रखना है टुमारो या नेक्स्ट, किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर डियर इज लिखा हुआ है तो या टुमारो या और, ध्यान रखना और है। यदि एंड होता ना तो आर लगा, देयर आर टुमारो एंड नेक्स्ट ये लगा देते। यदि यहां इस सेंटेंस में लिखा है ये होता इफ डियर टुमारो एंड नेक्स्ट, तो दो शब्द हो गए, दो शब्द बहुवचन में फिर साइकिल को लगा देते आर, ध्यान रखना है। और या कोई भी अन्य फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड हो यानी कि भविष्य को प्रकट करने वाला शब्द होता है तो वहां हम क्या करते हैं? शैल लगाते हैं। शैल नहीं तो क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। ओके डियर्स, प्लस एमबी फर्स्ट मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं इसके। My friend tomorrow, tomorrow मीन्स क्या होता है? वाला कल, tomorrow कहलाता है। और मोरो मीन्स क्या होता है? आने वाली सुबह को मोरो कहते हैं। मॉर्निंग मीन्स सुबह, आज की भी हो सकती है, निकली हुई की हो सकती है, कल की भी हो सकती है। लेकिन मोरो मीन्स क्या होता है? वो सुबह जो कल आने वाली है उसमें मोरो का प्रयोग करते हैं। और टुमारो मीन्स क्या होता है? आने वाला कल। माई फ्रेंड मेरा मित्र रिक्त स्थान वैकेट यूर बिल्डिंग टुमारो, मेरा मित्र कल तुम्हारा भवन खाली कर देगा। कौन सा शब्द आया हुआ है? टुमारो। अब इसमें अपन पास्ट टेंस तो नहीं भर सकते कि वैकेटेड लिख दें। अर्थ क्या होगा? मेरा मित्र आने वाले कल तुम्हारा घर खाली कर दिया। भाई कल तो भी आया नहीं तो घर कहां से खाली कर दिया? अभी होगा ही नहीं। इस प्रकार से वॉज नहीं लगा सकते कि आने वाले कल मेरा मित्र तुम्हारा घर खाली कर रहा था, ये भी नहीं होगा। कुछ स्थितियां होती हैं जिनमें हम फ्यूचर का कोई शब्द आने पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब भरते हैं। कुछ स्थितियां होती हैं जहां फ्यूचर भविष्य को व्यक्त करने वाला शब्द आने पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरते हैं और कुछ स्थितियों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी भर देते हैं। वो मैं लिखाऊंगा सारी स्थितियों को, यू डोंट वरी माय डियर्स।
यहां आगे बात करेंगे तो आपका यहां क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड के साथ विल, और वैकेट का क्या हो जाएगा, वैकेट। इस तरीके से सेंटेंस होगा आपका। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये सेंटेंस आपका, शी रिक्तिस्तान गो टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह न्यूयॉर्क जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, यहां लगा देंगे विल और गो। अब बात आती है इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या लगा सकते हैं, इजारन भी लगा सकते हैं। सी इज गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह न्यूयॉर्क जा रही है। यह सेंटेंस भी सही हो जाएगा। लेकिन आपको मैं लिखा दूंगा कौन सी स्थिति में इजारन आईएनजी आएगा, समझा दूंगा कौन सी स्थिति में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि एमबी फर्स्ट एसआईएस आएगा। लेकिन अभी इन स्थितियों में आपको टुमारो मिलता है, नेक्स्ट मिलता है, अगला कोई सन मिलता है, तो वहां क्या कर देते हैं, हम विल या सेल लगा देते हैं। ओके डियर्स, अब बात करते हैं रूल नंबर। आप, मुझे लगता है आप इसको साथ साथ ही उतार रहे भी होंगे, आप इसको साथ साथ ही उतारते चलो। रूल नंबर अगला, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है, अब, स्टिल, स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, इन दीज डेज इन दिनों। एक शब्द और है नाउ ए डेज, कौन सा, नाउ ए डेज। मैं उसको नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि नाउ आगे आप उसी से पहचान लोगे, फालतू लंबी चौड़ी रामायण लिखाने से कोई मतलब नहीं है। एक अलग है, वैसे नाउ से अलग है, वो अलग एडवर्ब है, नाउ ए डेज। नाउ ए डेज का मतलब अब नहीं, नाउ ए डेज का मतलब होता है इन दिनों। लेकिन नाउ ए डेज में लिखाऊंगा तो आपको नाउ उसमें मिल जाएगा, नाउ यहां मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी से पहचान लेना। एट दिस मोमेंट और इन दीज डेज आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एक शब्द और है टुडे। कौन सा, टुडे। टुडे जो शब्द है, उस शब्द में ये शब्द आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भर देते हैं, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी भर देते हैं। सॉरी, एक मिनट बात करते हैं। एक शब्द है टुडे, टुडे आता है तो हम क्या भर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। टुडे आने पर प्रेजेंट परफेक्ट भी भर देते हैं, और टुडे आने पर फ्यूचर इंडेफिनिट भी भर देते हैं। जैसे मैं आज जयपुर आ गया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मैं आज तुम्हें करेक्ट फॉर्म द वर्ब पढ़ाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। मैं आज करेक्ट फॉर्म द वर्ब पढ़ा रहा हूं, ये भी आ गया। इसके अलग नियम है, इसमें नहीं लिखाऊंगा, ध्यान रखना। कुछ जगह हम शब्दों को ये लगा देते हैं, जैसे कि मैं इसमें लिखा देता टुडे,
नाउ आता है स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज लिखा देते हैं इसमें टुडे। फिर क्या होता, मेरा काम हो गया। आप सीखो या ना सीखो, फिर आपको वो क्वेश्चन आता, सेंटेंस आ जाता, टुडे लिखा हुआ आता, और फिर आप उसमें गलत भर देते, क्योंकि उस समय उसमें हो सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट भरा जाता, हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट भरा जाता, और आप यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। टुडे का एक अलग नियम है, मैं उस नियम को अलग से कराऊंगा, क्योंकि टुडे आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टुडे आने पर प्रेजेंट परफेक्ट, टुडे आने पर फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों ही टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं बता दूंगा। यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट इत्यादि आते हैं, तो रिक्त स्थान में इनमें से कोई एक शब्द आएगा। इज, आर, एम प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी भरते हैं। इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी यहां लिख सकते हैं, if there is now or still or at present or at this time or at this moment or in these days, then we use, और राइट कुछ भी लिख सकते हो, इज, आर, एम, एक ही वर्ब लगानी है इसमें, प्लस एम बी फर्स्ट आईएनजी, इन द ब्लैंक और ब्लैंक्स। कहने का मतलब आपको नाउ आता है, स्टिल आता है, एट दिस टाइम आता है, एट प्रेजेंट आता है, या आपको इन दीज डेज आता है, नाउ ए डेज वगैरह आता है। ये शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आपको यहां इज, आर, एम, इनमें से कोई एक वर्ब आपको लिखनी है, तीनों के तीनों नहीं लिखनी है, कोई एक वर्ब आपको लिखनी है। जैसे कि आई के साथ क्या लगाओगे, एम, प्रोनाउन सर्वनाम में ही सीट के साथ क्या लगाओगे, इज, सर्वनाम यू भी दे आते हैं तो क्या लगाओगे, आर, और यदि आपको एक वचन संज्ञा आती है तो इज, और बहुवचन संज्ञा आती है तो आर का प्रयोग करना है। ओके प्रिय विद्यार्थियों, आपने लिख लिया होगा। यहां से आगे मैं आपको उदाहरण लिखाता हूं और उदाहरण की बात करते हैं अभी। ब्लैंक और ब्लैंक्स दोनों हो सकते हैं। इसमें नॉट की बात करते हैं कि बीच में यदि नॉट आ जाते हैं एक रिक्त स्थान में, जैसे आई एम प्लेइंग नाउ, मैं अब खेल रहा हूं, ऐसे आपको रिक्त स्थान आ जाती है, और इसमें आ गया प्ले, नाउ आ गया, आपने भर दिया एम, और प्ले में क्या लगा दोगे, आईएनजी। बट माय डियर्स, आपको इस तरीके से आ जाता है आई नॉट आई, ऐसे, तो अब बताइए रिक्त स्थान कितनी हो गई, 2, इसलिए ब्लैंक्स लिखा है। आई एम नॉट प्लेइंग, पहले में एम और दूसरे में प्लेइंग, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए उदाहरण यहां लेते हैं, माय इंग्लिश
रिक्त स्थान नाउ। मैंने बताया था रिक्त स्थान के जस्ट बाद भी आपको ब्रैकेट में आ सकता है या पीछे भी आ सकता है। यहां बात करते हैं नाउ शब्द आ गया। ओके, मेरी अंग्रेजी अब सुधर रही है, तो बताइए इंग्लिश के साथ क्या लगा दोगे? इज इम्प्रूव, IMPROVE लग रहा है, ई को हटाकर आई लगाना, इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग ई को हटाकर लगाना। ध्यान रखिए किसी एमबी फर्स्ट के बाद ई हो तो हम ई को हटा के आई लगाते हैं, और आई ई हो तो आई ई को हटा के वाई आई एन जी लगाते हैं। ध्यान रखना, जैसे डी आई ई, आई हटा दीजिए, वाई आई डी वाई आई एन जी, एल आई ई लाई, एल वाई आई एन जी, ये ध्यान रखना। दूसरा उदाहरण लेते हैं, द चाइल्ड ये आ गया। अब बताइए कौन सा शब्द आ गया? इसमें तो नाउ आ गया, इसमें कौन सा आ गया? स्टिल। आप क्या लिखोगे? द चाइल्ड के साथ में इज, और वीप में क्या लगा दोगे? आईएनजी। बच्चा अभी भी रो रहा है, बच्चा अभी भी रो रहा है। कितने उदाहरण हो गए आपके? 2। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका पहला नियम हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला, जिसमें बेलर सेलर थर्ड लगाते हैं बाय। दूसरा नियम हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाला, जिसमें क्या लगाते हैं हम? विल सेल प्लस एम बी फर्स्ट लगाते हैं, टुमारो, नेक्स्ट या कोई फ्यूचर वर्ड आता है। और तीसरा आपका ये हो गया जिसमें है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप इसको उतार सकते हो या इसको वीडियो को पॉज करके आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरा ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यदि किसी वाक्य में इज, आर, एम, वॉज, वर। जल्दी होगा आपके ये टॉपिक, इसमें समय नहीं लगेगा। आज 3 हुए, ये आपके नियम कल 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, बहुत जल्दी होगा ये, क्योंकि आज बहुत समय समझाने लगा था शुरुआत जब की थी, क्योंकि शुरुआत की आज इस टॉपिक की। यहां इज, आर, एम प्लस एम भी फर्स्ट टाइम भरते हैं, लेकिन कब? जब किसी अंग्रेजी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन दीज डेज ये आते हैं, तो इज, आर, एम प्लस एम भी फर्स्ट टाइम जी भरते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक के 3 नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और आराम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ओके डियर्स, देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोस ऑफ GIS सिटिंग इन योर होम। माय डियर्स, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।